नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने सरदार पटेल की बात मान ली होती तो 75 सालों से चल रहा आतंकी घटनाओं का सिलसिला रुक जाता। 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काटती गईं भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा आतंकी घटनाओं का ये सिलसिला देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को गांधीनगर में एक रोड शो किया। इसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया और इस बार तो सब कैमरा के सामने किया ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज तक जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। 6 मई की रात जो लोग मारे गए, पाकिस्तान में उन जनाजों को स्टेट ऑनर दिया गया, उनके ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, वहां की सेना ने उनको सैल्यूट किया। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी यानी पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। सिंगापुर के एक वरिष्ठ मंत्री ने मंगलवार को एक सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल से कहा कि सिंगापुर आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और इस खतरे के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। दक्षिण कोरिया से यहां पहुंचे जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विदेश और गृह राज्य मंत्री सिम एन से मुलाकात की और पहलगाम में आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में नए सामान्य के बाद की घटनाओं पर भारत के रुख से उन्हें अवगत कराया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि विदेश और गृह राज्य मंत्री सिम ने कहा है कि सिंगापुर आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। भारत के राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों के दुनिया भर में जाने को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि विपक्षी सांसद सरकार में अपने समकक्षों की तुलना में देश के रुख को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि यह सरकार ट्रोल्स द्वारा प्रेरित और संचालित की जा रही है और लोगों से आग्रह किया कि वे सत्तारूढ़ भाजपा और उसके समर्थकों और विपक्ष के व्यवहार के बीच अंतर को देखें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक सीखा जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भारत के रुख को बताने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम को लेकर जो राजनीति की गई वह सभी के सामने है। बांग्लादेश की एक अदालत ने जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नेता अजहर इस्लाम को युद्ध अपराध के आरोप में दी गई मौत की सजा को पलट दिया है और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। 30 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए अजहर इस्लाम को मौत की सजा सुनाई थी। 7 सदस्यीय की अपीलीय बेंच ने उनकी मौत की सजा को पलटने और रिहाई के आदेश दिए। इस बेंच की अध्यक्षता बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर सैयद रिफत अहमद ने की। अदालत ने कहा कि अगर अजहर इस्लाम के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बता दें कि जब अजहर इस्लाम ने सजा के फैसले के खिलाफ अपील की थी तो अपीलीय प्रभाग ने 31 अक्टूबर 2019 को न्यायाधिकरण की दी गई सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद 19 जुलाई 2020 को उन्होंने अपीलीय प्रभाग से संबंधित शाखा में एक पुनर्विचार याचिका दायर की। अब इस याचिका पर ही मंगलवार को सुनवाई कर उनकी तत्काल रिहाई का फैसला सुनाया गया है। पंजाब के अमृतसर में मजीठा रोड के पास मंगलवार को हुए धमाके के संबंध में डीआईजी बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह ने जानकारी दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अब तक जो जांच की है, इस घटना में जो व्यक्ति जख्मी हुआ था उसकी मौत हो गई। यह व्यक्ति आतंकवादी संगठन का ही सदस्य है, वह विस्फोटक सामग्री लेने आया था। डीआईजी ने कहा कि हमने पहले ऐसे जितने भी केस की जांच की है 100% मामलों में
जांच के बाद यही चीज सामने आती है कि ये लोग विस्फोटक सामग्री किसी खाली जगह पर रख देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसे वहां से उठाकर आगे किसी घटना को अंजाम देता है। उन्होंने दावा किया कि मृतक की जेब से काफी कुछ सुराग मिले हैं और मामले में आगे जांच की जाएगी। भाजपा ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के अपने 2 विधायकों एस.टी. सोमशेखर और ए. शिवराम हेब्बार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बताया कि दोनों विधायकों को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा आला कमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया। एस.टी. सोमशेखर कर्नाटक विधानसभा में यशवंतपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और एस. शिवराम हेब्बार येल्लापुर का। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने हेब्बार को एक आधिकारिक चिट्ठी भी भेजी है। उसके मुताबिक यह बड़ा कदम पार्टी अनुशासन के बार-बार उल्लंघन की वजह से उठाया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। लेटर में कहा गया है कि पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने 25 मार्च 2025 को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर आपके जवाब पर विचार किया और पार्टी अनुशासन के आपके बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। इसके मुताबिक आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया और आप वर्तमान में पार्टी के किसी भी पद से हटा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर उपयुक्त नहीं पाया गया घोषित किया जा रहा है ताकि उन्हें शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखा जा सके। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की जिसमें उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा कि उपयुक्त नहीं पाया गया अब नया मनुवाद है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अनुपयुक्त घोषित किया जा रहा है ताकि उन्हें शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखा जा सके। राहुल गांधी ने लिखा कि बाबा साहेब ने कहा था शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से अधिक प्रोफेसर और 30% से अधिक एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने पोस्ट के अंत में बताया कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी, आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा। हालांकि राष्ट्र के हित में विपक्ष इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार थे। प्रायश्चित के तौर पर अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को अमित शाह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। टीएमसी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 19 जून को होने वाले कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए अलीफा अहमद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अलीफा अहमद दिवंगत टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी हैं, जिनके इस साल फरवरी में निधन के कारण इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.